नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसे समाज ने सबसे निचली सीढ़ी पर धकेल दिया, लेकिन जिसने अपनी जिद और अपने ज्ञान के दम पर उसी समाज के लिए सबसे ऊंची कानून की किताब लिख दी। जी हां, आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कहानी को समझेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माता के तौर पर। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का ये जो एक विचार है ना, ये उनके पूरे जीवन के मिशन का निचोड़ है। ये कोई सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये उस नए भारत का ब्लूप्रिंट था जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। एक ऐसा देश जो आज़ादी, बराबरी और भाईचारे की मजबूत नींव पर खड़ा हो। तो किसी भी क्रांतिकारी को समझने से पहले हमें उस दुनिया को समझना पड़ता है जिसे वो बदलना चाहते थे। और अंबेडकर की दुनिया आसान नहीं थी। मतलब ये सिर्फ कोई सोशल रैंकिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रूर सिस्टम था जो ये तय करता था कि आप कहाँ रहेंगे, किसके हाथ का पानी पिएंगे और जिंदगी में क्या कर पाएंगे। ये वो कड़वी हकीकत थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखें खोली थीं। कहानी शुरू होती है 1891 में महू से। उनका बचपन चुनौतियों से भरा हुआ था। सोचिए, महज 6 साल के थे जब माँ का साया सिर से उठ गया। पर सबसे गहरा जख्म तो समाज ने दिया। स्कूल में उन्हें छुआछूत का जहर पीना पड़ा, और बस इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने उनके अंदर वो आग जलाई जो आगे चलकर एक क्रांति बनने वाली थी। तो अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। इस जुल्म से लड़ने के लिए उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। उनका हथियार कुछ और ही था। वो था ज्ञान, किताबें, डिग्रियां और एक तेज दिमाग। उन्होंने नॉलेज को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में एक लड़का जिसे अछूत माना जाता था, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बॉम्बे से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उस जंग के लिए खुद को तैयार करना था जिसे लड़ने के लिए ही शायद वो पैदा हुए थे। और बस यही तो उनकी फिलॉसफी का, उनके दर्शन का केंद्र था। उनके लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ये आज़ादी का रास्ता था। एक ऐसा औजार जो समाज की बनाई हर जंजीर को काट सकता था। तो सवाल यह है कि उन्होंने इस सारे ज्ञान का किया क्या? इसे किसी लाइब्रेरी में बंद करके नहीं रखा, बल्कि इसे सड़कों पर उतारा। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी लड़ाई अब क्लासरूम से निकलकर सीधी सड़कों पर आ गई थी। मूक नायक अखबार के जरिए उन्होंने उन लोगों को जुबान दी जिनकी आवाज ही छीन ली गई थी। फिर हुआ महाड़ सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत के हक की एक ऐतिहासिक जंग थी। और कालाराम मंदिर आंदोलन ने तो सीधे सीधे धार्मिक भेदभाव की जड़ों पर चोट की। उनका हर कदम सदियों से चली आ रही दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। एक बात साफ थी, उनके तरीके भले ही क्रांतिकारी थे, लेकिन थे पूरी तरह से शांतिपूर्ण। वो हिंसा से नहीं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को जगाकर बदलाव लाना चाहते थे। वो सबको याद दिलाना चाहते थे कि पानी पर, मंदिर पर, हर बुनियादी चीज पर हर इंसान का बराबर का हक है। और फिर उनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष, उनकी सारी पढ़ाई, सब कुछ एक जगह आकर सिमट जाता है उनके सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक काम में, एक नए आजाद भारत का संविधान बनाना। और ये गजब का ऐतिहासिक मोड़ था। सोचिए, जिस इंसान को समाज ने कानूनों के दायरे से बाहर रखा, वही अब पूरे देश की किस्मत लिखने वाला था। वो अपनी जिंदगी भर की लड़ाई को भारत के कानून की किताब में हमेशा के लिए दर्ज करने वाले थे। देखिए, शिक्षा को लेकर उनके जो विचार थे ना, वही हमारे संविधान की नींव बने। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। इसका असली मकसद था लोगों के अंदर बराबरी की सोच पैदा करना, आज़ादी की भावना जगाना और न्याय की समझ को बढ़ाना। तो उन्होंने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जिसका सीधा मकसद था पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। जहां पुरानी व्यवस्था ऊंच नीच और भेदभाव पर टिकी थी, वहीं संविधान का नया नजरिया सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका काम संविधान लिखने पर पूरा नहीं हुआ। उनकी जिंदगी ने एक और बहुत गहरा मोड़ लिया, एक आध्यात्मिक मोड़। और ये उनकी आज़ादी का आखिरी और सबसे बड़ा कदम था। उस पूरे दमनकारी सिस्टम से एक सामाजिक, एक आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक ब्रेक, जिसके खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ते रहे। ये उनकी मुक्ति का ऐलान था। आज हम उनकी इस कमाल की यात्रा को पंचतीर्थ के तौर पर याद करते हैं,
ये 5 वो पवित्र जगह हैं जो उनकी जिंदगी के नक्शे की तरह हैं। महू में उनका जन्म, लंदन में उनकी पढ़ाई, नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा, दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण और आखिर में मुंबई में उनकी चैत्य भूमि। हर जगह उनकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा बताती है। और आखिर में उनका जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, एक संविधान दिया, पर क्या हम वो समाज बना पाए जिसका सपना उन्होंने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है, क्योंकि बराबरी का ये मिशन आज भी जारी है।